शेखर एक जीवनी। कहते हैं शेखर एक जीवनी जो ये उपन्यास है, ये हमें पता ही है अज्ञे जी द्वारा लिखा गया है। और ये अज्ञे जी का जन्म पूछ लें तो 1911 में हुआ था। और इस शेखर एक जीवनी के 2 भाग हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं सिर्फ एक ही भाग लगा हुआ है, पहला भाग। तो पहले भाग का जो प्रकाशन हुआ था वो 1941 ईस्वी में हुआ था, और दूसरा प्रकाशन हुआ था 1944 में। तो ये याद रखना अपने को। और वो गोविंद पांडे 1914 का दिया है पहला भाग, वो गलत है ना? जी मैम, हाँ जी, इसका पहला भाग है 41 में। दोनों मिलता है मैम, 40 भी मिलता है, 41 भी मिलता है। हाँ, मैंने 40 पढ़ा था, कई जगह मैंने 41 पढ़ाइए। जी, शेखर एक जीवनी भाग 1 1941 का है, सेकंड भाग है इसका 1944। अब इसके भागों के नाम देख लेते हैं। शेखर एक जीवनी जो हमारे एनटीए में लगा हुआ है, पहला भाग उसका नाम है उत्थान, और शेखर एक जीवनी का दूसरा भाग का नाम है संघर्ष। पहले भाग का नाम पहले है भाग का नाम उत्थान है और दूसरे भाग का नाम है संघर्ष। अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक ऐतिहासिक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? देवरिया जिले के कुशीनगर नामक ऐतिहासिक स्थान पर। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण 1930 से लेकर 1936 ईस्वी तक विभिन्न जेलों में रहे। ये अज्ञे जी काफी टाइम तक जेल में भी रहे थे। इन्होंने, अज्ञे जी अगर पूछ लें तो इन्होंने कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था? पहली पत्रिका थी इनकी सैनिक, फिर है विशाल भारत, फिर है प्रतीक, फिर है दिनमान साप्ताहिक, फिर है नव भारत टाइम्स, फिर है वॉक और एवरीमैन्स जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया था। कौन कौन से? सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान साप्ताहिक, नव भारत टाइम्स, वॉक और एवरीमैन्स। ठीक है, मैंने इसकी कोडिंग कर रखी है कि आगे आगे चलकर सैनिक लोग क्या कहते हैं कि हम आगे आगे बढ़ेंगे। सैनिक लोग कहते हैं आगे से आगे, हम आगे आगे बढ़ेंगे सैनिक बनकर, और हम एक विशाल भारत का प्रतीक रूप में निर्माण करके दिखाएंगे। दिनमान साहब, दिन मान मतलब सुबह सुबह ही, दिन के समय ही निकल जाएंगे और नव भारत टाइम का निर्माण करके दिखाएंगे, एक नए भारत का निर्माण करके दिखाएंगे। वॉक और एवरी मैन, कहते एवरी मैन, हर मैन ऐसा ही अपने वाक्य को सिद्ध कर कर दिखाएगा। ये कोडिंग की थी, तो ऐसे याद कर सकते हैं पत्र पत्रिकाओं। तो 1980 में इन्होंने वत्सल निधि की स्थापना की। 1980 में इन्होंने क्या किया था? वत्सल निधि की स्थापना की थी। 4 अप्रैल 1987 को अज्ञे जी का क्या हो गया था? निधन हो गया। शेखर एक जीवनी का पहला भाग 1941 ईस्वी और दूसरा भाग 1944 ईस्वी प्रकाशित हुआ। अज्ञे शेखर एक जीवनी को अपने युग और समाज का प्रतिबिंब मानते हैं। वे मानते हैं कि इसमें मेरा समाज और मेरा युग बोलता है। वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। अज्ञे जी के अनुसार शेखर एक जीवनी क्या है? घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। जब हमें पता ही है कि जब इन्होंने क्या बोला है, कहते जो शेखर एक जीवनी है, कहते ये मैंने ना एक ही रात में लिख दी थी। जब इनको जेल हो गई थी तब इन्होंने क्या किया था, इनके अंदर बहुत से प्रश्न थे, बहुत सी वेदनाएं थी, बहुत सारा इनके अंदर जो जो इनके जीवन में जो कुछ भी इन्होंने महसूस किया, अनुभव किया, उसको उन्होंने मतलब कि याद करते हुए एक ही रात को, क्योंकि इनको फांसी होने वाली थी अगले दिन, तो इन्होंने फांसी से एक दिन पहले ये जो भी कुछ उनके सामने, जो भी जीवन में जो जो आई घटनाएं हुई, जो भी अनुभव हुए, इन्होंने अपना एक ये शेखर एक जीवनी के माध्यम से लिख दिया। तो वही यहीं पर यही बात बोल रहे यही हैं, बात बोल कहते रहे अज्ञे जी के अनुसार शेखर एक जीवनी क्या है? कहते ये घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। कुछ आलोचक इसे अज्ञे की आत्मकथात्मक कृति मानते हैं, लेकिन मानते अज्ञे हैं, का लेकिन कहना है अगले कि यह आत्मजीवनी नहीं है। उपन्यास की भूमिका में अज्ञे जी लिखते हैं। अब इन्होंने जब भूमिका बनाई होगी उपन्यास की, तो उन्होंने क्या लिखा है? कहते हैं वहां यह आशा करना व्यर्थ है कि शेखर, जो केवल एक जीवनी ही नहीं है, एक व्यक्ति की अपने मुंह कही हुई जीवनी है, उसके लेखक की जीवनी नहीं मान ली जाएगी। शेखर निसंदेह
एक व्यक्ति अभितम निजी दस्तावेज है। यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिनिधित्व। वो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये मैंने कोई अपनी जीवनी इसमें लिखनी चाहिए, नहीं। कहते मैं आपको इस शेखर जीवनी के माध्यम से, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं अपनी जीवनी इसके माध्यम से आपको लिखे बता रहा हूँ मैंने जीवन में ये देखा, नहीं। कहते मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने क्या-क्या अपने जीवन में क्या-क्या झेला है, क्या मेरी मानसिकता रही है उन अनुभवों में, उन परिस्थितियों में। कहते मैं वो आपके सामने एक अपनी जीवनी के माध्यम से एक तरह का लिखना चाहता था। कहते शेखर निसंदेह एक व्यक्ति अभितम निजी दस्तावेज है, यद्यपि वे साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष। कहते मुझे अपने टाइम में किन-किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, क्या-क्या मेरे जीवन में हुआ, वो सब मैं इसमें अपनी जीवनी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। कहते शिशु मानस के चित्रण की सच्चाई के लिए मैंने शेखर के आरंभ के खंडों में घटनास्थल अपने ही जीवन से चुने हैं। कहते जब मैंने शेखर एक जीवनी लिखी, तो मैं जब बचपन था, शिशु मानस, अब कहते हैं ना बचपन में बच्चे पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, माहौल का भी, हमारे आसपास का वातावरण, हर हर चीज का, परिस्थिति का, हर चीज का असर पड़ता है। तो शेखर पर भी क्या हुआ था, कहते वो मतलब कि कहते कि मेरे जो शिशु, जब मैं छोटा था, कहते उस समय मेरे मानस पर क्या असर पड़ा था, कहते वो मैं आपको सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूँ। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी क्या बोलते हैं इस उपन्यास के बारे में। कहते शेखर एक जीवनी एक सशक्त और प्रौढ़ रचना है। ये कथन किसका है? रामचंद्र तिवारी जी का है। कहते हैं शेखर एक जीवनी एक सशक्त और प्रौढ़ रचना है। कदाचित ही किसी उपन्यासकार ने अपनी प्रथम कृति में उस कलात्मक प्रौढ़ता का निर्दर्शन किया होगा जो आगे कर सके हैं। यह कृति फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। पता ही है, इसमें सारा कुछ उन्होंने अपना लिख रहे हैं, लेकिन वो अपने फ्लैशबैक शैली में चले गए हैं। लेकिन फ्लैशबैक शैली मतलब अपने बचपन में की यादों में, या सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। तो ये अगर आ जाए तो फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। शेखर एक क्रांतिकारी विद्रोही है, उसे फांसी की सजा हुई है। ठीक है, अब इनको फांसी की सजा होने वाली है। वे अपने जीवन की अंतिम रात में अपने समूचे अतीत को एक बार पुनः जी लेना चाहते हैं। किसके माध्यम से? शेखर एक जीवनी के माध्यम से ही। उन्होंने ये शेखर एक जीवनी लिखी थी। अब उनको पता है कि मुझे फांसी की सजा होने वाली है, कह रहे हैं कि मैं मरने वाला हूँ। अब उन्होंने क्या सोचा कि रात में बैठकर उन्होंने एक रात में ही तो ये पूरी जीवनी लिख दी थी। उन्होंने जो मतलब कि अपना अंतिम रात में उन्होंने अपने सारे अतीत को इस जीवनी में लिख डाला। शेखर एक अहमवादी व्यक्ति हैं। वह हर सामाजिक बंधन के प्रति विद्रोह करता है। उसका अहम हर पुरुष से आदर की अपेक्षा करता है और हर स्त्री से समर्थन की। अब इसमें क्या कहते हैं, शेखर है ना, इसका मतलब कि संबंध मतलब कि बताया गया है। चाहे इसके मतलब कि इसके ना बचपन से ही मतलब कि इसके जो मानसिक स्थिति ना वो इस प्रकार की बन गई थी कि ये मतलब कि अपनी मतलब कि हम बोलते हैं चचेरी बहन, या उस पर भी मतलब कि उनको भी मतलब कि प्रेम की दृष्टि से देखने लग जाता था। कहते हैं शेखर एक जीवनी का पहला भाग था। अब इसके थोड़ा सा महत्वपूर्ण चर्चा ये करते हैं कि इसके जो भाग है ना, कभी कभी यहाँ पहले ही प्रश्न पूछा गया है। जो ये शेखर एक जीवनी है, कहते हैं इसका जो प्रथम भाग है ना उत्थान, और द्वितीय भाग है हमने पढ़ा संघर्ष है। अब उत्थान के आगे बहुत सारे उपशीर्षक हैं, तो कौन कौन से हैं? प्रथम भाग के 4 खंड हैं, याद रखना है कौन कौन से। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और प्रस्थिति, ये इसके 4 भाग हैं। फिर आते हैं हम दूसरा भाग है संघर्ष, उसके भी आगे 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रस्सियां और गुंजर। ये था इसका। अब आते हैं, कहते शेखर एक जीवनी का पहला भाग उत्थान 4 खंडों में विभक्त है। प्रवेश शीर्षक के पश्चात प्रथम खंड, पहले इसका एक शीर्षक आता है प्रवेश। प्रवेश शीर्षक के पश्चात ही ये खंड शुरू होते हैं। प्रथम खंड है उषा और ईश्वर, द्वितीय खंड बीज और अंकुर, तृतीय खंड है प्रकृति और पुरुष, तथा चतुर्थ खंड पुरुष और परिस्थिति है। प्रवेश वाले भाग में शेखर जेल में कैद अपनी विचार श्रृंखलाओं में उलझा हुआ है, उसे फांसी होने वाली है। वह एक एक करके अपने जीवन की सारी घटनाओं को एक बार सोचता है। उसके भीतर अंदर ही अंदर सोच सोचकर एकदम से बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, बड़ा उद्वेलित हो जाता है। फांसी की सजा के प्रति वह सोचता है कि फांसी दूसरों को शिक्षा देने के लिए, पर कैसी शिक्षा है? जीवन के प्रति आदर भाव सिखाने के लिए उसी की घोर हृदयहीन उपेक्षा का प्रदर्शन किया जाए। सबसे पहले
अब इसमें से कुछ पात्र आते हैं, जैसे ये ध्यान रखने हमें। शेखर की एक बहन है सरस्वती, ठीक है। शेखर की प्रिया आएगी यहाँ इसमें शारदा। शारदा क्या है? शेखर की प्रिया है। शेखर की बहन है सरस्वती, ये इसकी सगी बहन है सरस्वती। और शेखर की एक ये जो चचेरी बहन है वो है इसकी शशि, ठीक है। और इस शेखर के घर में एक नौकरानी भी रहती है अति। और शेखर की जो चचेरी बहन थी शशि, और उसका जो पति है वो है रामेश्वर, ठीक है। शेखर की स्कूल की फ्रेंड होती है शीला। और शेखर की और अन्य दोस्त भी होती हैं, जैसे फूला का जिक्र आया है, ये छोटी जाति की होती है। और प्रतिभा भी होती है। ये सारी शेखर की फ्रेंड है। कौन कौन सी? फूला जो कि छोटी जाति की है, प्रतिभा और एक शीला, ये सारी उसकी फ्रेंड है। शेखर एक बार दिखाया गया है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे, शांति के भी संपर्क में आता है। और शेखर के मित्र कौन कौन से हैं? कुमार है, सदाशिव है, देवदास है, ये सारे शेखर के मित्र हैं। कुमार, सदाशिव, देवदास। और शेखर की मौसी है विद्यापति, ठीक है। शेखर की मौसी, ठीक है। सॉरी, शेखर की जो माँ है वो क्या है? विद्यापति है। शेखर की माँ का क्या नाम है? विद्यापति। एक बार देख लेते हैं। शशि कौन है? शेखर की चचेरी बहन है। शारदा है शेखर की प्रेमिका। सरस्वती है शेखर की बड़ी बहन। फूला है शेखर की बाल्यकाल की मित्र। विद्यापति है शशि की माँ। ईश्वर दत्त और प्रभु दत्त, जिसके पीछे भी दत्त दत्त आ गए ना, ये शेखर के ही भाई बहन है। ईश्वर दत्त और प्रभु दत्त शेखर के बड़े भाई हैं। और ये जो जिन्या घर की आया है। प्रतिभा शेखर के बचपन का मित्र है। मित्र है ये, बचपन की लड़की है प्रतिभा, ये शेखर के बचपन की मित्र है। मिसरलाल कौन है? प्रतिभा के पिता हैं। हरिदत्त कौन है? शेखर के पिता। शेखर की माँ ये शेखर के पिता हैं हरिदत्त। और ये जो हो गई ना ये शेखर की मौसी लगी विद्यापति, कहने का मतलब, ठीक है। क्योंकि शेखर की मौसी होगी विद्यापति, ठीक है। क्योंकि ये शशि की माँ हुई तो उधर से शेखर की क्या हो गई? मौसी तो लगी, ठीक है। हरिदत्त हो गई शेखर के पिता। गणेशी हो गए हरिदत्त जी के कार्यालय का कुली। रविदत्त, चंदू और कमला, ये शेखर के छोटे भाई बहन है। रविदत्त, चंदू और कमला शेखर के छोटे भाई बहन है। अन्नी शेखर के घर की नौकरानी है। कहीं कहीं पर अति नाम भी मिलता है यहाँ पर, अति अति, यह ये शेखर के घर की नौकरानी है। देवनाथ शशि के पिता हैं। कुमार ब्राह्मण हॉस्टल का स्वार्थी मित्र है। सदाशिव, राघवन, देवदास, ये सारे अछूत जाति के हॉस्टल के मित्र हैं। इसकी एक घटना भी आएगी, हॉस्टल में इसको साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, ये वहां के इसके मित्र हैं सारे। अब आते हैं हम इसके उपन्यास की ओर। कहते एक बार क्या होता है, कहते सबसे पहले वह अपनी चचेरी बहन शशि को याद करता है। अब जीवनी लिख रहा है तो सबसे पहले वो किसको याद करता है? शशि को, जो उसकी चचेरी बहन है। वह उसे अपनी प्रेरणा शक्ति मानकर देवी समझता है। शशि की गायन को सुनकर शेखर को लगता है कि क्या था जो मुझ में जागता था उस गान को सुनकर? प्रेम या व्यथा या युयुत्सा या तीनों ही? प्रेम, कहता मैं जब उसके शशि के गाने को सुनता हूं ना, तो कहता मेरे अंदर कभी कभी तो प्रेम जगता है और कभी कभी व्यथा और कभी कभी कहते घृणा। कहता मुझे समझ ही नहीं आ रही मेरे अंदर क्या जगता है, तीनों ही चीजें जगती हैं कभी कभी। शेखर शशि के प्रति अपने सम्मोहन को स्वीकार करता है। अब देख लो, ये उसकी मतलब कि कजन सिस्टर है शशि। देखो ये इसके प्रति भी क्या होता है, थोड़ा सा आकर्षण इसको महसूस होता है। जब वो गाना गाती है ना, तब इसका आकर्षण हो जाता है उसकी तरफ, ठीक है। सम्मोहन को स्वीकार कर लेता है। आगे एक बजरे बजरे मतलब हाउस बोट, उसका वर्णन है जो श्रीनगर छोड़कर जा रहा है। उसमें शेखर अपने परिवार के साथ है। उसे अपनी बहन सरस्वती, शारदा कौन है? इसकी प्रिया है। शीला विद्यार्थी, उसकी स्मृतियां आती हैं। शेखर को लगता है कि उसका जीवन एक अभिशाप है जिससे वह मुक्त नहीं हो सकता। मतलब कि उसका सारा जीवन ही ना उसको मतलब कि ऐसा ऐसा लगता है कि जैसे उसको अपना जीवन ही एक अभिशाप लगता है। क्योंकि उसके मन में ना बहुत सारे प्रश्न उठते थे और उन उन प्रश्नों का वो उत्तर मांगता था, तो उसके कभी माँ उनको डांटती रहती थी कि ये कैसे प्रश्न पूछ रहा है। तो उसके मन में ना हमेशा ही अंदर एक मतलब कि एक कुछ जानने की इच्छा चलती रहती थी कि मैं जानूं, मतलब कि वो मतलब कि उसका मानसिक रूप से उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी और वो उससे मुक्त भी होना चाहता था, लेकिन मुक्त नहीं हो पाया। उपन्यास के प्रथम खंड की हम बात करें, उषा और ईश्वर, इसमें क्या बताया गया है? उषा और ईश्वर में शेखर के जन्म और उसके प्रारंभिक बाल्यकाल का वर्णन किया गया है।
बौद्ध विहार के खंडर में शेखर का जन्म होता है। फिर वो एक बार घटना बताता है, कहता है मेरा जन्म ना बौद्ध विहार के खंडर में हुआ था। पिता सोचते हैं कि इसका नाम बुद्धदेव रखना चाहिए, क्योंकि बौद्ध विहार में हुआ था, तो सोचा पिताजी ने इसका नाम बुद्धदेव रख दूं। माँ कहती है नहीं नहीं, इसको बुद्धदेव नहीं कहेंगे, मैं इसे कहूंगी टाऊ। क्या कहूंगी? टाऊ। शेखर को विगत जीवन की स्मृतियां आती रहती हैं। इस प्रकार उसको याद आता है कि मेरा ऐसे जन्म हुआ था और मेरे मामा ने पिता ने ये नाम सोचा था और मेरे माता ने ये सारी याद कर रहा है वो। शेखर को विगत जीवन की स्मृतियां अपनी याद आती रहती हैं। शेखर को लगता है कि घमंड, भय और सेक्स, ये तीनों प्रेरणाएं प्रत्येक मानव के जीवन का अनुशासन करती हैं। शेखर 3 वर्ष की आयु में ही अत्यंत गंभीर रहने लगा था। यानी कि वो 3 वर्ष की आयु में ही थोड़ा सा मतलब कि हर बात को तरफ थोड़ा सा गंभीर रहने लग गया था। वह हर कार्य के प्रति स्वयं को उत्तरदायी समझने लगता था। अनेक कार्यों के प्रयत्न में उसे लगता था कि वह चिड़चिड़ा होता जा रहा है। शेखर को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा जाता है, लेकिन अपनी शरारती स्वभाव के कारण वह टिक नहीं पाता। ऐसे में बड़ी बहन जो सरस्वती है उसे घर पर ही भी पढ़ाती है। शेखर बहुत सोचता है, बहुत अधिक प्रश्न करता है। परिणाम स्वरूप घर वाले उसके ऐसे स्वभाव से क्या हो जाते हैं, परेशान रहते हैं। शेखर को फूला के साथ खेलने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि वह छोटी जाति की लड़की है। एक दिन शेखर खेल रहा होता है फूला के साथ, वो छोटी जाति की लड़की होती है, तो उसको घर वाले डांट देते, कहते तू क्यों खेल रहा है, ये तो छोटी जाति की लड़की है। ऐसे ही कहते ये तो कहीं न कहीं असर तो पड़ेगा ना उसके मानसिक स्थिति पर। तो वही उसके साथ हुआ। ऐसे ही घर में रसोइया रखना, गोमती की बाढ़, पुस्तक लिखने की जिज्ञासा आदि प्रसंग है जो शेखर की विचार श्रृंखला को निर्मित करते हैं। घर में रसोइया रखना या गोमती की बाढ़ बाढ़ के बारे में या उसको पुस्तक लिखने की जिज्ञासा, उसके अंदर ये ऐसे प्रसंग आते हैं जो उसको मतलब कि बहुत उद्वेलित करते हैं। अगला है वह हर जगह शांति की तलाश में रहता है। ठीक है? ये हर जगह क्या कहाँ रहता है, ये शांति, एक लड़की होती है शांत, ठीक है, उसके भी संपर्क में आएगा। कहते हैं वह हर जगह शांति की तलाश में रहता है, लेकिन वह उसे कभी भी प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर ये वो वाली शांति की बात नहीं है, शांति यहाँ पे वो मन वाली शांति की बात आई है। एक यहाँ पे शांति एक लड़की की भी बात आएगी, उसके भी संपर्क में आएगा, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है शांति मन वाली शांति की। वो अपने मन में शांति चाहता है, लेकिन उसको कहीं पे भी शांति नहीं मिलती। फिर है कहते शशि से उसका बचपन में ही संक्षिप्त परिचय हो जाता है। ठीक है, शशि से उसका बचपन से ही क्या हो जाता है, अपनी जो उसकी कजन सिस्टर उसका बचपन में ही उसका हो जाता है संपर्क। फिर कहते शेखर अपने आसपास घटने वाली हर बात की जानकारी चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि कोई भी उसे सच नहीं बताता और वे भीतर ही भीतर एक दुनिया का निर्माण करने लगे। अब मान लो वो बचपन में हम पता ही है कि उसका स्वभाव ऐसा था, हर बात का क्वेश्चन करता था कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अब उसको आंसर नहीं मिलेगा तो वो अंदर ही अंदर तो कुछ ना कुछ सोचेगा ना, अच्छा ये ऐसे होता होगा, नहीं इसका तो मतलब उसने अंदर ही अंदर उन चीजों के बारे में ना अपनी कल्पनाएं करनी शुरू करनी, अपनी एक दुनिया बना ली उसके बारे में। अब देखो शेखर जानना चाहता है कि बच्चे क्यों आते हैं, लेकिन वह यह भी जानता है कि इस विषय में माता पिता बहन नौकर कोई उसे नहीं बताएगा। वह धीरे धीरे प्रकृति के नजदीक होता जाता है, उसकी मैत्री प्रतिभा से होती है, यानी कि उसकी मित्रता एक लड़की प्रतिभा से होती है, लेकिन उपेक्षा पाकर वह उससे दूर हो जाता है। परिस्थितियों के वश अपने मानस की निमृत में शेखर नास्तिक हो जाता है। धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, एकदम नास्तिक भी हो जाता है। वह मन ही मन पूछता है, ईश्वर क्या तू सचमुच है या नहीं है। ये इसका सारा बचपन की बातें आती हैं उषा और ईश्वर वाले खंड में। अगला हमारे पास द्वितीय खंड आता है बीज और अंकुर। इसमें शेखर की उम्र के साथ साथ उसकी शरारतें बढ़ती जाती हैं। अब थोड़ा सा बीज और अंकुर यानी कि अब वो थोड़ा बड़ा हो गया, अब उसकी शरारतें भी बड़ी होंगी। अब उसकी खोज है मुक्ति। पहले वो चाहता था शांति, अब चाहता है कि थोड़ा बड़ा हो गया है, अब उसकी शरारतें बढ़ गई हैं, अब वो चाहता है कि मैं थोड़ा मुक्ति पाऊं। मुक्ति की खोज कर रहा है वो, जिसकी तलाश में वो अब उसको ये तो पता नहीं मुक्ति होती कैसे मिलेगी। अब ये समझता है कि मुक्ति कोई कोई चीज है, इसको ढूंढने चला जाता है। वो जिसकी तलाश में वह गंगा नदी के किनारे पर भटकता रहता है। अब वहां पर जाकर ये किससे प्रभावित होता है, तो शेखर गांधी जी से भी बड़ा प्रभावित होता है। ये भी बात याद रखनी, अगर आ जाए क्वेश्चन हमारे पास कि शेखर जी पर किस चीज का ज्यादा प्रभाव, तो उसको उसको गांधी जी से भी बड़ा ज्यादा प्रभावित था। असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर वह घर के सारे विदेशी कपड़ों की क्या कर देता है, होली जला देता है। इसके लिए उसे मार भी पड़ती है। अब देखो घर में जितने भी विदेशी कपड़े होते हैं ना उनको सबको जला देता है। क्यों? क्योंकि वो गांधी जी से प्रभावित था कि अपने ही देश की चीजें अपनाओ। अब वो क्या करता था, वो वह अंग्रेजी भाषा से भी घृणा करने लग जाता था। शेखर को सारे रिश्ते नाते बंधन नजर आते थे। वो इन रिश्ते नातों में कहता था कि ये तो एक प्रकार के बंधन है। वह उनसे छूटने के लिए छटपटाता था।
अपने स्वभाव पर विजय पाने के लिए शेखर क्या करता है, एक दिन चोरी भी करता है, चुगलखोरी करने लगता है। धीरे धीरे वो इतना मतलब कि अंदर ही अंदर घुटकर चोरी करने लगता है, चुगलखोरी करने लगता है। वे लगातार अपने हृदय के विरोधाभासों से लड़ता रहता है और ये महसूस करता है कि जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण सहज नहीं है। ये सारा उसका आता है बीज और अंकुर वाले भाग में। फिर आता है हमारे पास तृतीय खंड, प्रकृति और पुरुष। इसमें कहते हैं शेखर की जिद और वितृष्णा बढ़ती जाती है। अब वो जिद्दी होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे, वो अंदर ही अंदर उद्वेलित होता जा रहा है। अब उसकी जिद भी बढ़ती जा रही है और उसकी वितृष्णा भी। शेखर अपनी बहन सरस्वती से कुछ आश्रय पाता है, लेकिन उसकी शादी हो जाने से वह और अधिक खिन्न हो जाता है। भटकते रहना, क्योंकि सरस्वती उसको समझाती रहती थी थोड़ी थोड़ी बात पर, लेकिन अब उसको समझाने वाला भी कोई नहीं रहा क्योंकि सरस्वती की शादी हो गई है। अब ये क्या करता है, अब ये और भी मतलब कि भटकने वाले स्वभाव वाला हो गया है। वे कई बार बिना बताए घर से भी निकल जाता है। अब ये प्रकृति के निकट रहना शुरू कर देता है, क्योंकि ये शांति चाहता है। अब टेनिस, वर्ड्सवर्थ, शेली, क्रिस्टीना रोजेटी, स्कॉट जैसे सारे कवियों की कविताएं पढ़ डालता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि शेखर ने कौन कौन सी कविताओं को पढ़ डाला था। तो याद रखना है, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, शेली, क्रिस्टीना रोजेटी, स्कॉट जैसे सारे कवियों की ये कविताएं पढ़ डालता था, क्योंकि ये सारे प्रकृति के नजदीक के कवि हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे हैं निराला, महादेवी, है ना। तो ये सारे इसको प्रकृति का समय पे बहुत अच्छा लगता था। तो ये जो ये था ना, ये अंग्रेजी जो थे रचनाकार, उनको पढ़ डालता था। कौन कौन से? इसने टेनिसन को भी पढ़ा, वर्ड्सवर्थ को भी पढ़ा, शेली को भी पढ़ा, क्रिस्टीना रोजेटी को भी पढ़ा, स्कॉट को भी पढ़ा। तो इसकी कोडिंग हम कर लेंगे। मैंने तो इसकी कोडिंग ऐसे की है, अगे जी जो ये था, ठीक है, अगे क्या है, एक दिन जाते हैं, ठीक है, वो क्या खेलने जाता है, टेनिस खेलने जाता है, टेनिस से हो गया टेनिसन। और टेनिस खेलने की बजाय ये क्या बैठ जाता है, वहां पर वुड पर बैठ जाता है, लकड़ी वाले बेंच लगे होते हैं ना पार्क में। खेलने तो टेनिस जाता है, लेकिन वहां बैठ जाता है वुड्सवर्थ पे, वुड वाले बेंच पर बैठ जाता है। और वहां पर बैठकर ये था तो ऐसा ही, ये बैठकर एक एक इस लड़की आती होती है शैली, उसको देखता है, कहता वाह तुम तो बड़ी क्रिस्टीना लग रही हो, तुम तो क्रिस्टीना कैफ लग रही हो। और उसने क्या पहनी होती है, उस लड़की ने स्कॉट पहनी होती है। तो इस तरह इसको कोडिंग से कर लेते हैं। टेनिस खेलने जाता है, लेकिन टेनिस खेलने के बजाय वुड्सवर्थ पर बैठ जाता है, वुड वाली लकड़ी पर बैठ जाता है। वहां पर वो एक शेली नाम की लड़की को देखता है जो बोली क्रिस्टीना कैफ जैसी लगती है, क्रिस्टीना रोजेटी, जिसने क्या पहनी होती है, स्कॉट पहनी होती है। ऐसे कर लेंगे। शेखर के अंधकार में जीवन में बिजली की तरह चमकती हुई शारदा आती है। अब किसका आगमन होगा उसके जीवन में? शारदा का। शारदा आती है। शारदा कौन होती है? उसकी प्रेमिका। शारदा का सानिध्य पाकर शेखर कुछ आनंद महसूस करता है। एक तो इसके जीवन में ना अकेलापन बहुत था। क्यों? बहन बहन भी चली गई। अब इसको माता पिता इसको हर बात पे डांटते रहते, तो ये थोड़ा सा ना अकेला हो गया था। कई बार कहते हैं ना कि बच्चे को अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए, अकेलापन से भी बच्चा क्या होता है, तो थोड़ा मानसिक रूप से वो कुछ गलत रास्ते पर चल पड़ता है। तो यही सब कुछ इसके साथ हुआ था। तो शारदा का सानिध्य पाकर शेखर को अब कुछ इसको भी प्रेमिका मिली है, तो उसके साथ थोड़ा सा अपने बातचीत करेगा, है ना। तो फिर भी शारदा का सानिध्य पाकर शेखर कुछ आनंद महसूस करता है। वह शारदा से प्रेम करने लगता है। शारदा के मन में भी शेखर के प्रति विशेष अनुभूति है। लेकिन इसी बीच शेखर परीक्षा देने के लिए लाहौर चला जाता है। अब देखो शारदा और शेखर रह रहे हैं। अब इसी बीच क्या होता है, एक दिन ना शेखर क्या करने परीक्षा देने के लिए लाहौर चला जाता है। लाहौर में वह शशि के घर पर रुकता है। किसके घर पर? शशि कौन है? अब उसकी हम कजन बहन है, उसके घर पर रुक जाता है। वहां उसे शशि का सम्मोहन प्रभावित हो जाता है। अब देखो ये उससे उसकी तरफ आकर्षित हो गया, पहले शारदा की तरफ आकर्षित हुआ था, ठीक है। अब शारदा और ये अच्छे से रह रहे थे, अचानक आ गया इसका पेपर, पेपर देने के चला गया अपनी कजन बहन के वहां रुक गया था। अब कजन बहन के वहां यहाँ रुक गया तो उससे भी आकर्षित हो गया। लेकिन परीक्षा के बाद वह पुणे घर लौट आता है। शारदा तब तक वहां से जा चुकी होती। अब ये लेट आया था तो फिर शारदा वहां से चली जा चुकी होती इतने। शेखर शांति के संपर्क में आता है। फिर शेखर किसके संपर्क में आता है? शांति के संपर्क में आता है। एक और लड़की है शांति, तीन लड़कियों के संपर्क में आया। हमने देखा पहले ये किसके, शारदा के संपर्क में आया था, पेपर देने चला गया था अपनी कजन बहन के गुरु का, शशि के घर पर, उससे सम्मोहन हो गया इसको। उसको छोड़कर फिर ये वापस आता है शारदा, तब तक इसको नहीं मिलती। फिर इसके जीवन में एक तीसरी लड़की आती है शांति। श वाली सारी इसकी हैं लड़कियां, प्रेमिकाएं हैं। तो शांति के संपर्क में आता है, जो बीमारी के कारण वो भी मर जाती है। शांति को छूने पर उसे शारदा की स्मृति हो जाती है। जब शांति को छूता है ना, तो उसको लगता है कि ये तो मेरे को उसके अपनी पुरानी प्रेमिका की याद आती है, तो शारदा की स्मृति में खो जाता है। और वह मन ही मन उद्वेलित होता है। शांति की मृत्यु पर भी वह उसे देखने नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको ना कहीं शांति के रूप में ना उसको उसकी याद आती है। किसकी? शारदा की।
ये था उसका प्रकृति और पुरुष के वाले भाग में। फिर आता है चतुर्थखंड पुरुष और परिस्थिति। शेखर कॉलेज की पढ़ाई, इसमें अब आएगा लास्ट वाले पार्ट में वो पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई का आएगा। अब वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए कहाँ चला जाता है, तो मद्रास चला जाता है। इस बड़े शहर में आकर वह अधिक अकेलापन महसूस करते हैं। यहाँ पर भी इसको अकेलापन महसूस हो रहा है। बच्चे का जन्म कैसे होता है, एक पुस्तक में ये जान लेने के बाद शेखर को इस कर्म से और हर स्त्री से घृणा होने लगी। अब ये इसने देखो बचपन में भी ये क्वेश्चन किया था कि मम्मा बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। उसके मम्मा पापा ने उसको मतलब डांट दिया था, नहीं भी कैसे प्रश्न पूछा, नहीं बताया था। फिर यही प्रश्न देखो उसके मन में चल रहा था। एक दिन जब ये बड़ा हो जाता है, खुद ही जान लेता है कि हाँ बच्चे का जन्म कैसे होता है। जब ये इस विधि को जान लेता है, तो वो उसके मन में ना बड़ी घृणा होती है कि अच्छा ऐसे होते हैं। तो मतलब कि शेखर को इस कर्म से बहुत घृणा होने लग जाती है। लेकिन उसे यह भी लगता है कि संसार स्त्री के बिना चल भी नहीं सकता। यही घटना ही है। फिर है हॉस्टल में रहते हुए। अब ये हॉस्टल में रहने लगा क्योंकि मद्रास पढ़ने आ गया कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। अब ये आ जाएगा मद्रास पढ़ने के लिए, तो इसका संपर्क होगा, ये हॉस्टल में रहता है। तो हॉस्टल में ना इसका एक मित्र बन जाता है कुमार। ठीक है। लेकिन यह मित्रता बड़ी स्वार्थवश होती है। शेखर के पैसे खत्म होते ही कुमार उससे दूर हो जाता है। कुमार उसको बोलता है आजा, तो को हॉस्टल में रहेंगे, अच्छे से रह रहे होते हैं। और कुमार क्या होता है, बड़ा मतलब कि स्वार्थी इंसान होता है। वो सारे पैसे हेटता रहता है इससे, शेखर से। मतलब फिर इसको बेचारे को धोखा ही मिला। फिर कुमार ने क्या किया, जैसे पैसे खत्म हो गए शेखर के, उसको छोड़ छाड़ के चला जाता है, उससे दूर हो जाता है। फिर ये बेचारा वहां से भी अब आगे निकलता है। आगे निकलते निकलते फिर ये कहता है कि मैं किसी दूसरे हॉस्टल में चला जाता हूँ। फिर ये एडमिशन लेता है ब्राह्मण हॉस्टल में। फिर वहां ब्राह्मण हॉस्टल में क्या होता है, वहां के प्रवेश से भी ये तंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि शेखर को सारे बोलते हैं कि अछूत जाति के हॉस्टल में रहने चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? अछूत जाति के हॉस्टल में रहने चला जाता है। वहां शेखर सदाशिव, राघवन और देवदास की सहायता से जागरण अभियान चलाता है। अब ये देखो ब्राह्मण हॉस्टल से तंग आ गया, क्योंकि ब्राह्मण हॉस्टल वाले लोगों ने बोला है कि तू तो नीच जाति का है, ऐसे है। उसको बोलते हैं, तो ये वहां से भी तंग होकर चला जाता है, अछूत जाति के हॉस्टल में चला जाता है। तो वहां अछूत जाति के हॉस्टलों में इसको कौन मिलता है, तो इसके 4 दोस्त हैं, याद रखना है, सदाशिव, राघवन और देवदास। ये इसके दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं। कौन कौन से? सदाशिव, राघवन और देवदास। ठीक है। इनकी सहायता से ये क्या चलाता है? जागरण अभियान चलाता है। जागरण ये अभियान क्यों चलाता है? क्योंकि इसने देखा हुआ है ना, अपने जीवन में इसने देखा था कि कैसे आजकल जात पात का लोग ऐसे करते हैं। मैं हॉस्टल में रहा तो अछूत कहकर मेरे को निकाल दिया गया ब्राह्मण हॉस्टल वालों ने। तो इसको मतलब कि, और फिर दूसरी बात, ये गांधी जी से तो प्रभावित था ही था। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें ये वाली अंदर होगी भावना कि हाँ मैं कुछ करके दिखाऊं। तो इसमें जागरण अभियान इसने चलाया एक। और उसके इस अभियान को, अब इसने जागरण अभियान, जागरूकता अभियान चलाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए हमें जाति पाति का भेदभाव। तो इस अभियान को चलाने के लिए उसने एक नाम तो दिया होगा ना। जैसे हमने भ्रूण हत्या पर एक अभियान चलाया, ठीक है, अब हमने उसको नाम तो दिया ना, कोई बेटी बचाओ है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है ना। तो ऐसे इसने भी एक जागरण जागरूकता अभियान चलाया, और उसका नाम इसने अभियान को एंटी गोनम क्लब नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया था? एंटी गोनम क्लब नाम दे दिया। शेखर अछूत बस्ती के बच्चों को अब क्या पढ़ाता था? मुफ्त पढ़ाता था। कब पढ़ाता था? वो रात के समय पाठशाला में पढ़ाता था। बच्चों को रात को बुला लेता था और खुद पढ़ाता था मुफ्त में। यह सोचकर कि आजीवन अविवाहित रहकर इन्हीं लोगों की सेवा कर लूंगा, कहता। लेकिन धीरे धीरे इस माहौल में शेखर के जीवन में ये भी है कि शेखर ना कोई काम करता था ना, बस थोड़ी देर के लिए करता था। फिर उससे मन ना उसका बड़ा क्योंकि उसका मन तो एक जगह टिकता नहीं था, बस कभी किसी पर कभी किसी पर। एक काम को ना इसने कभी भी मन लगाकर नहीं किया। अब ये इसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया अछूत बच्चों को रात्रि के समय, ठीक है, गरीब बच्चों को। इसमें भी इसने थोड़े दिन ट्यूशन पढ़ाया, फिर छोड़ दिया इस काम को। धीरे धीरे इस माहौल से भी उसका मन भर गया। इसका कारण था कि क्यों, मेन इसका पीछे का कारण ये था कि उसने कभी भी अपने मन को स्थिर नहीं रखा था। उसके मन क्या था? हमेशा अस्थिर रहता था, जो उसे कहीं भी टिकने नहीं देता था। शेखर का मित्र सदाशिव उसे पढ़ाई करने के लिए अपने साथ त्रिवेंद्रम चलने के लिए कहता है। सदाशिव कहता है कि देख शेखर, तुझे पढ़ना है, क्योंकि ये अच्छे दोस्त थे इसके तीनों, राघवन, देवदास और सदाशिव। इसको सदाशिव बोलता है कि देख शेखर, तूने मेरे साथ पढ़ने के लिए चलना है, तो तू चल, त्रिवेंद्रम जा रहा हूं मैं पढ़ने के लिए। फिर देखो त्रिवेंद्रम का नाम याद सुनते ही देखो इसके मानसिक पटल पर ना वो यादें इतनी छप चुकी हैं कि कोई भी काम करने की सोचता है ना, तो उसको ना अपनी पुरानी स्मृतियां याद आ जाती हैं। अब देखो, शेखर को सदाशिव ने ऑफर दिया कि तू चल मेरे साथ, तेरे को त्रिवेंद्रम लेके चलता हूँ पढ़ने के लिए, मैं वहां जा रहा हूँ। अब त्रिवेंद्रम का नाम सुनते ही शेखर को याद आती है शारदा। क्यों? क्योंकि शारदा का जन्म स्थान क्या था? त्रिवेंद्रम।
फिर वो उसमें डूब गया। शेखर को याद आता है कि ये शारदा का जन्म स्थान है। वहां रहते एक दिन वह शारदा से मिल लेता है। फिर वो चला जाता है अपने दोस्त के साथ त्रिवेंद्रम, क्योंकि वहां पे शारदा का जन्म हुआ था। एक दिन उसको मिल जाती है वहां पर शारदा। वह पूर्व स्मृति में शारदा को कहता है, कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। शारदा कहती है कि तुम्हें प्यार? मुझे खेद है कि मैंने तुमसे कभी बात भी की। शेखर पुणे मद्रास लौट आता है, यानी फिर उसको वही बातें मिली। हमेशा उसको मतलब कि फटकार ही मिली है। शेखर पुणे मद्रास लौटता है और अंत में मद्रास से भी वो क्या ले लेता है, विदा ले लेता है। इस प्रकार ये था उपन्यास। एक बार मैं यहाँ से अपना थोड़ा सा नोट्स में एक बार यहाँ से पढ़ देती हूँ। थोड़ा सा ही है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। उपन्यास जो है ये सर्वश्रेष्ठ ये क्या कहते हैं, हाँ, इस उपन्यास में ये भी बताया गया है कि इस उपन्यास का तीसरा भाग भी गे जी ने ही लिखा था। कहते पर वे उसमें कुछ संशोधन करना चाहते थे जो ना कर सके, परिणाम स्वरूप वह छप नहीं सका। इसके 2 ही भाग छपे थे। तीसरा भाग में वो संशोधन करके छापना चाहते थे लेकिन छप नहीं सका था। क्या शेखर एक जीवनी अगे की अपनी जीवनी है? इस विषय में गे जी कहते हैं, मैं फिर कहता हूँ, आत्मघटित ही आत्मानुभूति नहीं होता, पर घटित भी आत्मानुभूति हो सकता है। ये आ सकता है कि आत्मघटित ही आत्मा अनुभूति नहीं होता, पर घटित मतलब जो दूसरों के साथ घटित हो सकता है ना, कभी कभी वो भी आत्मानुभूति हो सकता है। तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसंचित कर सकती है। अगला फिर है क्या कहते हैं, शेखर एक क्रांतिकारी युवक है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है। फांसी से पूर्व जीवन की अंतिम रात में वह अपने विगत जीवन को याद करते हुए उन घटनाओं को कल्पना में साक्षात्कार कर रहा है जो पहले घटित हो चुकी हैं। शेखर एक विद्रोही स्वभाव का युवक रहा है। बचपन में ही उसे जिज्ञासा बड़ी रहती थी हर चीज को जानने की। ठीक है, अपने माता पिता से वो ऐसे ऐसे प्रश्नों पर मार भी खाता है कई बार। एक मद्रासी लड़की शारदा के संपर्क में आकर उसे काम भावना का अनुभव होता है। नौकरानी अति के प्रति भी वो इसी भाव का अनुभव करता है। शेखर की सर्वाधिक अंतरंगता किशोरावस्था में अपनी मौसेरी बहन शशि से होती है। शशि का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध किससे हो जाता है? रामेश्वर से हो जाता है। रामेश्वर शशि के चरित्र पर संदेह करता है और उसे क्या कर देता है? त्याग देता है। वह शेखर के साथ रहने लग जाती, इसलिए रहने लग जाती है शशि शेखर के साथ क्योंकि उसका पति उसको त्याग देता है, रामेश्वर। शशि और शेखर के आत्मीय व सुंदर अंतरंग क्षणों का सुंदर चित्रण शेखर एक जीवनी में भी किया गया है। शेखर एक जीवनी भाग 2 का प्रारंभ शेखर की रेल यात्रा से होता है और शेखर मद्रास छोड़कर लाहौर जा रहा है जहां उसे कॉलेज में बीए में प्रवेश लेना है। वहां मौसी उसकी विद्यापति है और उसकी बहन उसकी बेटी उसकी विद्यापति की बेटी है, कौन है? शशि, यानी उसकी बहन होगी। बस यही है, ये पुराना ही है। ठीक है, हो गया।